अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियोस में हमने टॉपिक किए थे फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 मैथमेटिकल टेक्निक्स का। इसमें हम जो इक्वेशंस करेंगे उसमें एक इंडिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स शामिल होंगे। किस टाइप की इक्वेशंस होंगी वो और किस तरह करेंगे, इसमें आपको इक्वेशंस गिवन होंगी dx/dt प्लस dy/dt प्लस y इक्वल टू 2e⁻²t या कोई भी ऐसा फंक्शन होगा राइट हैंड साइड पे। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होंगी। इसमें आपको क्या गिवन है, टू वेरिएबल्स x एंड y जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सिंगल वेरिएबल t के ऊपर। इसको हमने फाइंड आउट किस तरह से करना है, इसमें आपको जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, देखिए अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 गिवन है तो इक्वेशंस 2 होंगी। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको 3 गिवन है तो इक्वेशंस भी 3 होंगी। तो इसको आपने बेसिकली सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस मेथड का नाम क्या है, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस तरह सॉल्व करना है, आपने x को या y को एलिमिनेट करना है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ t। फंक्शन किस फॉर्म में आएगा आपके पास, x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी की फॉर्म में। जिस तरह आप सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस करती हैं कि दो वेरिएबल्स आपको गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, एक को एलिमिनेट करके सेकंड में पुट करना, उसकी वैल्यू को पुट करना और सेकंड को फाइंड आउट करना, वही चीज़ वही मेथड इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी है। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि जब आपके पास x एंड y की फॉर्म में फंक्शन आ जाता है, वैल्यूज़ आ जाती हैं x एंड y की इन टर्म ऑफ t, इन वैल्यूज़ को जब आप इस इक्वेशन में या अगर दूसरी इक्वेशन गिवन है किसी में भी पुट करती हैं तो वो आपको क्या देगा, वो आपको आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी मींस कि लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आने वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी। अगर ये वैल्यूज़ आपको आइडेंटिटी देती हैं, सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, तो इसको हम कहते हैं, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व सिमल्टेनियसली। फर्स्ट इक्वेशन है dx/dt प्लस 3 टाइम्स dy/dt प्लस y इक्वल टू e⁻t। सेकेंड इक्वेशन है dy/dt माइनस x इक्वल टू y। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यूज़ को इन टर्म ऑफ t फाइंड आउट करना है। किस तरह, टू एलिमिनेट वन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों में से किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। उसके लिए आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको इजी लगता है उसमें से किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x को फाइंड आउट करना इजी है, अब x को फाइंड आउट कर लें। ओके, इसको नंबर दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी d/dt इंटू dy/dt माइनस y जो वैल्यू ऑफ x है, प्लस 3 टाइम्स dy/dt प्लस y इक्वल टू e⁻t एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। अब ये क्या है, डेरिवेटिव लेंगी आप इसका, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t माइनस dy/dt, इस dy/dt को हम ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये दोनों टर्म एज इट इज़ रही। सिंप्लीफाई किया तो d²y/dt² एज इट इज़ माइनस 1 एंड प्लस 3 टाइम्स, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया प्लस 2 dy/dt
plus y equal to e power t, which is your equation number 4, which involves only one dependent variable. इक्वेशन नंबर 4 में आपने क्या किया है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास जो आने वाली इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल पे कंटेन करती है। तो यहाँ पे क्या है, क्या इन्वॉल्व कर रहा है, सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप y की वैल्यू को फाइंड आउट करें, रिप्लेस करें और x की फॉर्म में आप एक इक्वेशन को फाइंड आउट करें। इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगता है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करें। ओके, अब इसकी एक्सेलरी इक्वेशन क्या होगी? इसकी एक्सेलरी इक्वेशन है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। हम बेसिकली वाई सी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसका मेथड आप पहले कर चुके हैं कि इसको आप डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस वाई की फॉर्म में लिखती हैं और फिर आप इसकी जो इक्वेशन लेती हैं वो बनता है डी स्क्वायर, या आपने बेसिकली 8.1 में जो किया था m की फॉर्म में, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप वो भी ले सकती हैं, d भी ले सकती हैं। सो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज d प्लस 1 इक्वल टू 0 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d की 2 वैल्यूज़ आती हैं विच आर -1 एंड -1। तो यहाँ पे रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ये आपको याद हो तो 8.1 एक्सरसाइज में आपका सेकंड केस था कि जब रूट्स रियल होते हैं और रिपीटेड होते हैं तो आपने उसमें वाई सी को किसके इक्वल लेना है। तो वहाँ पर वाई सी किसके इक्वल था, c1 प्लस c2x ई पावर x। लेकिन यहाँ पे x यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t गिवन है। 8.1 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, यहाँ पे क्या है t। तो आपने t की फॉर्म में ओपन करना है। तो जब रूट्स रियल एंड रिपीटेड होते हैं तो आप लिखती हैं c1 प्लस c2t इंटू ई पावर a t। तो यहाँ पे a आपके पास या mt, तो m आपके पास क्या है -1। ओके, यहाँ तक आपका वाई सी कम्प्लीट हो गया। अब आपने फाइंड आउट करना है वाई पी, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक चीज़ को याद रखिए, आपके पास क्वेश्चंस, ये जो इक्वेशन आप एलिमिनेट करेंगी तो इक्वेशन एक इस फॉर्म में आएगी। बेसिकली जनरल फॉर्म होती है एफ टी एक्स इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ मैंने x को यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी कि इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, x नहीं। ये फॉर्म आपकी एक्सरसाइज 8.1 की थी। ओके, तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है वाई सी को, वही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। कब पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, जब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए कि राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई फंक्शन आपके पास गिवन हो। तो उस केस में, या वो टी की फॉर्म में गिवन होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने जनरल सोल्यूशन के लिए वाई सी भी फाइंड आउट करना है और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। लाइक इन दिस एग्जांपल, आपके पास राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपने 8.3 एंड 4 में किया था वही मेथड है इसमें कि 1 ओवर दिस कंप्लीट इक्वेशन, जिसको हमने लिखा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 की फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, इनटू फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी आपके पास क्या गिवन है राइट हैंड साइड पे, ई पावर टी। ओके, अब ये कौन सा केस है कि जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो। इस केस में आप क्या करती हैं, आपके पास जो ये कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे रिप्लेस करती हैं डी की जगह पर।
यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो जब यहाँ इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो 1 + 2 + 1 आ गया इंटू ई पावर टी, साथ साथ कंटिन्यू रहता है 1/4 ई पावर टी। आपको याद होगा 8.3 में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है केस ऑफ फेलियर, वो कब होता है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, फिर उसको करने का डिफरेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, ये केस ऑफ फेलियर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे वाई पी आपके पास किसके इक्वल आ गया 1/4 ई पावर टी। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4 का, y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी आपके पास था c1 + c2 t ई पावर माइनस टी, तो उसको हमने ओपन कर दिया, ये बन गया c1 ई पावर माइनस टी प्लस c2 t ई पावर माइनस टी प्लस 1/4 ई पावर टी। देखिए आपका वाई सी क्या था इसके इक्वल, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ओपन करके इसके सॉल्यूशन में मेंशन किया, प्लस वाई पी क्या भी फाइंड आउट किया है 1/4 ई पावर टी, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर लें अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, जिसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में y आता है उसकी जगह पर इसकी कंप्लीट वैल्यू को हमने रिप्लेस किया। अब जहाँ जहाँ पे y आता है आपने उसकी वैल्यू को पुट किया, माइनस वाई था तो माइनस को अंदर हमने ऑपरेट कर लिया। अब ये क्या है कि इस कंप्लीट फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो c1 एज अ कोफिशिएंट ई पावर माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ई पावर माइनस टी प्लस c2 एज अ कोफिशिएंट एंड, अब ये t इंटू ई पावर माइनस टी, इस पर अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विच इज़ माइनस ई पावर माइनस टी प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो t का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस 1/4 ई पावर t का डेरिवेटिव ई पावर t रहेगा, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़। अब जोन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल किया, रिमेनिंग टर्म को सिंप्लीफाई किया, तो वो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। और ये क्या है आपके पास सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू, तो x भी फाइंड आउट हो गया, y भी आपने फाइंड आउट कर लिया, विच गिव्स द सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल x as a function of t. The pair of equations 5 and 6 constitute the simultaneous solution of the given system. तो ये x and y की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ओके, इसमें एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सोल्यूशन के लिए, आपके आंसर के लिए। देखिए इसमें जो आपके ये इक्वेशंस हैं, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें इनके कोफिशिएंट्स का, देन उसकी जो डिग्री आती है वो और आपके आंसर में आने वाले जो अननोन नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। किस तरह, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ साइड पे सॉल्व किया, चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए इक्वेशन आपके पास है this thing dx प्लस 3dy प्लस y। सेकेंड आपके पास, मैं सिर्फ इसको ले रही हूँ राइट हैंड साइड के फंक्शन को नहीं, सिर्फ मुझे इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है माइनस x। इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ dx प्लस 3d प्लस 1 y की फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ माइनस x प्लस dy, और अगर इस y को यहाँ लाके माइनस कर दूँ माइनस y, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो t वाला फंक्शन है ये आपने नहीं लिखना। बाकी के जो ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं
इसका हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ ला के माइनस करेंगे। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स जो क्या हैं dn -1, फिर सेकंड कॉलम में आपने लिखने हैं y के कोफिशिएंट्स जो है 3d + 1, एंड यहाँ से अगर मैं y को कॉमन हूँ तो मेरे पास d - 1 आता है, तो सेकंड में y का कोफिशिएंट हो गया d - 1। अब इसको डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट किया, तो डिटर्मिनेंट क्या है, d मल्टीप्लाई होगा d - 1 से, माइनस -1 मल्टीप्लाई होगा 3d + 1 से, ये हो गया d² - d प्लस 3d + 1 विच इज़ इक्वल टू d² + 2d + 1। अब यहाँ पर डिग्री हमारे पास क्या है, 2, तो इसकी जो डिग्री है एंड जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स हैं अगर वो सेम होंगे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स क्या हैं, 1 एंड 2, C1 एंड C2 बेसिकली 2 कांस्टेंट्स हैं, यहाँ भी C1 एंड C2 2 कांस्टेंट्स हैं। सो इट मीन्स कि डिग्री हमारे पास इक्वल हो गई नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स के, तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन ठीक है। अल्टरनेट मेथड क्या है इसी एग्जांपल का, कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम 5 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमने क्या किया था पहले मेथड में कि y की जो वैल्यू आई उसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर लिया। अगर हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में नहीं पुट करते, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आती है इट्स अप टू यू कि आप किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करें। 3 में किया तो ये सोल्यूशन, अगर आपने 3 की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर लिया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, dx/dt आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जहाँ जहाँ पर y आता है यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया, at -3 टाइम्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वही जो मेथड है डिफ्रेंशिएट करने का, e⁻t का डेरिवेटिव -e⁻t, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो गया t × e⁻t पे, तो वो अप्लाई कर लिया। 1/4 e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t, वही मेथड जो ऊपर आपने डिफ्रेंशिएट किया था वही कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। माइनस ये कंप्लीट एज इट इज़ रहा, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, e⁻t -3 को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई किया, तो ये हो गया +3c1 e⁻t + 3c2 t e⁻t -3c2 e⁻t -3/4 e⁻t। अब इस कंप्लीट इक्वेशन में जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया, तो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 2c1 e⁻t + 2c2 t e⁻t -3c2 e⁻t n प्लस e⁻t 0 e⁻t। बेसिकली यहाँ पे ये टर्म आपके पास 0 हो गई है, तो इसको ना भी लिखे तो वो ठीक है। क्यों 0 हो गई, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका e⁻t का -3/4 है, यहाँ पे -1/4 है। तो जब आप -3/4 और -1/4 को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो ये टर्म यहाँ से ख़त्म। ओके, तो ये बेसिकली क्या चीज़ कंटिन्यू है, ये आपके पास dx/dt की वैल्यू कंटिन्यू है, जबकि हमें तो x चाहिए। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए आप क्या करती हैं, आप इंटीग्रेशन करती हैं, आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो जब आप इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, फिर 2c1 एज अ कोफिशिएंट, e⁻t का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻t का इंटीग्रल होता है e⁻t/-1 विच इज़ इक्वल टू -e⁻t। तो यहाँ आ गया इसके इंटीग्रल से -e⁻t, फिर +2c2 एज अ कोफिशिएंट,
फिर आपने इंटीग्रेट किया टी ई पावर माइनस टी को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, टी ई पावर माइनस टी का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये आ गया माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन इंटीग्रेट करेंगे ई पावर माइनस टी को जो आता है अगेन ई पावर माइनस टी ओवर माइनस वन। तो इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आता है माइनस टी ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी, ये वाली टर्म आ गई। फिर आपके पास क्या है, माइनस थ्री सी टू एज अ कोफिशिएंट, ई माइनस टी का अगेन इंटीग्रल आपको देखा ई पावर माइनस टी ओवर माइनस वन, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया आपके पास विच इज़ सी थ्री। अब देखिए सी वन और सी टू तो इसमें कंटिन्यू थे, लेकिन जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया है जो सी थ्री है। तो x आपके पास क्या बन गया, माइनस टू सी वन ई पावर माइनस टी प्लस सी टू ई पावर माइनस टी माइनस टू सी टू टी ई पावर माइनस टी प्लस सी थ्री। इसको जब आपने ओपन किया एंड सिंप्लीफाई किया, अभी जो हमने कहा था कि इसकी डिग्री और नंबर ऑफ़ कांस्टेंट इन सोल्यूशन जो हैं वो सेम होने चाहिए। जो पहले मेथड में सेम आ रहे थे, डिग्री भी टू है और नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स भी टू हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स अब हमारे पास टू नहीं है बल्कि थ्री हैं, C1 C2 एंड C3। तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब आपने इस चीज़ को चेक कर लिया कि डिग्री और टोटल नंबर ऑफ़ कांस्टेंट सेम नहीं है, hence we proceed to substitute x and y from 5 and 7 respectively into either of the original equation। आपने इन वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़ को, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ रही थी एंड इक्वेशन नंबर 7 जो आ रही है, इक्वेशन नंबर 5 जो वैल्यू ऑफ y है और इक्वेशन नंबर 7 जो इस मेथड से अल्टरनेट मेथड से आपने वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट किया है, x एंड y की इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर या किसी भी एक इक्वेशन में आप रिप्लेस कर लें। ओके, कौन सी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, किसी भी एक में आप वैल्यू ऑफ x एंड y को रिप्लेस कर लें। जब आपने रिप्लेस किया तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 में अगर रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y माइनस x इक्वल टू y, जो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। जब आपने इनमें y और x की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट किया, माइनस को अंदर अप्लाई किया, राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी जो वैल्यू ऑफ y है। फिर इन वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड पे ला के सिंप्लीफाई करें, जो लाइक टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गई। इन आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास C3 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये C3 की वैल्यू जो इक्वल टू 0 आती है, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 7 में रिप्लेस कर लें तो आपकी इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगी, माइनस टू C1 ई पावर माइनस टी प्लस C2 ई पावर माइनस टी माइनस टू C2 टी ई पावर माइनस टी, ये 0 हो गया। तो अब आप चेक करें इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कांस्टेंट जो हैं वो क्या हो गए, 2। और ये वही इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट मेथड से फाइंड आउट की थी। तो ये अल्टरनेट मेथड का मकसद क्या है कि वो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 3 की जगह इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हैं वैल्यूज़ ऑफ x एंड वैल्यूज़ ऑफ y को x फाइंड आउट करने के लिए, तो उनके पास एक एक्सट्रेनियस रूट आएगा C3। वो कैसे पता चलेगा, जब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी डिग्री 2 है, तो टोटल आंसर में 2 कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 3 कांस्टेंट आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि एक क्या है इसमें, वो कांस्टेंट एक्सट्रेनियस है, जिसको आपने किस तरह सिंप्लीफाई करना होगा, x एंड y की इन वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करें तो वो एक्सट्रेनियस रूट जो है वो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देगा विच विल बी 0, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास x एंड y की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आएंगी और ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सिमल्टेनियस सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। थैंक यू।